Okay, good evening everyone. So today we're going to start our chapter from the starting with the powers of the prime minister. Okay, now as per constitution the powers are not defined. Okay, मतलब उनको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, लेकिन चूंकि वो सरकार की जो चुनी हुई सरकार है उसके हेड होते हैं तो उनके पास में कुछ विशेष पावर्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट departments. His decisions are final in case of disagreement arise between the departments. अब now जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसके हेड होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं. और मान लो दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही है, तो डिसीजन इनके ऊपर होगा कि वो कौन सी बात मनवाएं. Okay, he exercises general supervision of different ministries. वो सभी के सभी जितने मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं. तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं. पहला, he coordinates the work of different department, his decision is final, and he exercises general duties, general supervision over the different ministries. All ministers work under his leadership. The prime minister distributes and redistributes work to the मिनिस्टर. नाउ हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं कि इसको ये डिपार्टमेंट देना है, इसको ये डिपार्टमेंट देना है. ठीक है, सो ये सब काम वो करते हैं. ही ऑल्सो हैज पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर एक की गलती, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75. ठीक है, टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक की गलती सबकी गलती. नेक्स्ट, thus if cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister. अब कैबिनेट को सबसे पावरफुल क्यों बताया गया है? क्योंकि जितने भी आपके लॉज हैं वो सब कौन बनाएगा? कैबिनेट बनाता है. और उस कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. तो वो डी फैक्टो क्या हो जाएगा? मोस्ट पावरफुल पर्सन हो जाएगा. Okay, who is the most powerful? The powers of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracy sometimes seen as prime ministerial form of government. Now, parliamentary democracy prime ministerial form of democracy क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ दशकों में क्या देखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर्स क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. ठीक है. Next, all political parties have come to play a major role in politics. The Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and election as a competition between the top leaders of parties. Now see, आप लोग देखते होंगे कि जब भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात आए, सपोज कीजिए, तो एक तरफ तो मोदी जी की फोटो दिखाई जाएगी, एक तरफ राहुल गांधी की फोटो दिखाई जाएगी, यानी कि ये दोनों के टॉप मोस्ट लीडर्स है और इनकी तकरार दिखाई जाएगी. और जब बहुत टॉप मोस्ट किसी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ जाती है. तो ऐसे ये दो पार्टी से आपस में टकरार है, नीचे लेवल पे भी होगी, लेकिन जब उनके टॉप मोस्ट लीडर्स की टकरार दिखाई जाती है तो बहुत ज्यादा मीडिया क्या मिलता है? व्यू मिलता है. ओके, we have seen such a tendency towards the concentration of power in the hands of Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Now see, पब्लिक को क्या होता है? पब्लिक को ज्यादा शायद पढ़ी लिखी बात समझ में ना आए, लेकिन पब्लिक को कौन पसंद आएगा? जो उनकी जैसे क्या करे, बात करे, जो उनकी बातों को, उनकी लैंग्वेज समझे. और ये काम जन से मिलने का काम कौन करता है? जनतापति करेगा, जनप्रतिनिधि करेगा, और वो कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है. ओके, Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, the extent of power yielded by the prime minister also depend on the personality of person holding that position. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the prime minister. Coalition government क्या होती है? ये 1989 के अंदर ट्रेंड में आया था कोalition. अब कोalition में क्या होता है कि मान लो कोई एक सिंगल पार्टी
273 सीट्स नहीं, मेजोरिटी नहीं ले पा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो 3-4 पार्टियों को बुलाएगी और उन 3-4 पार्टियों के साथ में क्या बनाएगी, गठबंधन बनाएगी और एक गवर्नमेंट बनाएगी जिस जो कि 273 प्लस सीट्स दे देगा, ठीक है। नाउ सपोज किसी से पार्टी ए है, इसने दिए 100 सीट, पार्टी बी थी उसने दिए 50 सीट, और पार्टी सी है, ठीक है, उसने दिए 150 सीट, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें सबसे ज्यादा किसने दिए, पार्टी सी ने दिए, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री बना वो पार्टी ए से बना, ठीक है, क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, पॉपुलर फेस को ही वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीट कहां से आई, पार्टी सी से आई, ठीक है। तो अब अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि ये काम हो लेकिन पार्टी सी मना कर दे, भाई ये काम आप नहीं करोगे, तो प्रधानमंत्री वो काम कभी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वो काम करता है जिसको पार्टी सी पसंद नहीं करती है, तो पार्टी सी अपना समर्थन क्या ले लेगी, वापस ले लेगी, और ये ऑपोजिशन जाके मिल जाएगी, और यहां से ये अपने 150 जो सीटें उनको हटा करके किसी और में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास अब कितनी सीट बचेंगी, इसके पास 150 ही सीट बचेंगी, और इसकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, इसकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, अगर ये अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए कोalition गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि यहाँ पर कोई खुल के डिसीजन नहीं ले सकता जो कि जनता के लिए अच्छा हो, क्यों, क्योंकि इनको सबका देख के चलना पड़ता है कि इनसे कोई रूठे भी ना, और इनका काम भी हो सकता है हो जाए, आने वाले टाइम में हो जाए, ठीक है, लेकिन ये किसी को उठाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि अगर कोई रूठ गया तो वो अपना समर्थन क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। और हमने ये शायद आज के टाइम पे देखा है बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो अपनी सरकार बदल लेते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो शिवसेना गवर्नमेंट है, शिवसेना बीजेपी की कोalition वाली गवर्नमेंट है, उसको एनसीपी के अजीत पवार का सपोर्ट मिला। अब अजीत पवार को उन्होंने क्या बोला है कि आपको हम डेप्यूटी सीएम बना देंगे, क्यों, क्योंकि एनसीपी की जो मेंबर्स है उनको भी खुश करना है, तो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी दिखाकर खुश किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, ये क्या है, कोalition गवर्नमेंट का डीमेरिट है, क्या है, कोalition गवर्नमेंट का डीमेरिट, ओके। मेरिट भी है, मेरिट क्या है कोalition गवर्नमेंट का, अब कोalition गवर्नमेंट का मेरिट ये है कि जो एक नई पार्टी बनेगी वो अलग अलग एरियाज की पार्टीज को मिलाकर के बनाई जाएगी, तो वो सभी पार्टीज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक सेंट्रल स्टेज पर रख सकती है, ठीक है। नाउ he has to accommodate different groups and factions in his party as well as among his alliance partners. He also has to heed to the views and position of coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. जैसे मैंने आपको अभी किसका एग्जांपल दिया था, शिवसेना बीजेपी की जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वहां पे एनसीपी है ना, एनसीपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बड़े बड़े पोर्टफोलियोज दे दिए गए, वहां के उनके जो अजीत पवार थे उनको बोल देगा कि आपको हम क्या बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्यों बना, क्यों दी गई हैं, ताकि वो लोग रूठे ना, okay. Now comes the president while the prime minister is the head of the government, prime minister कौन है, head of the government, the president is the head of the state. In our political system the head of the state exercises only nominal power, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल पावर किसके पास है, इसके पास होती है रियल पावर, और नॉमिनल पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास में, एक प्रकार से रबर स्टैम्प का काम करते हैं, जो कि किसके एडवाइस पे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू बी लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं। सी ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिशर्स में क्या होता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, वहां पे वो हेरिडेटरी यानी कि वो परिवारवाद या वंशानुगत है, ठीक है, कि राजा के बाद में उसका बेटा ऐसे बनते आएंगे, लेकिन वहां पे क्या है, संविधान चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है। नाउ the president supervises overall function of all the political institution in the country so that they operate in harmony to achieve objective of the state, ये एक पहली पावर हो गई। दूसरी पावर क्या है,
द प्रेसिडेंट इज नॉट, अभी प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात हो रही, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब लोग सीधा सीधा किसके लिए वोट नहीं करते, प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली elect her. A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen as to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. Okay, यानी कि यहाँ पर भले ही पूरा देश, एक प्रकार से पूरा देश ही किसके चुनाव में भाग ले रहा है, राष्ट्रपति के। क्यों? क्योंकि जितने भी एमपी एमएलए हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जनता से क्या करता है, रूबरू होता है, वैसे एक राष्ट्रपति नहीं हो सकता, और वैसा ही ना ही राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है जनता के ऊपर। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम, ये हो गया। दिस एंश्योर दैट she remains only a nominal executive. The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities are placed in the name of president. All laws and major policy decisions of the government are in the name of president. All major appointments are made in the name of president. ठीक है, यानी कि अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ऐसा तो कोई काम नहीं जो ये नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी नाम भले इनका है, लेकिन काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। ओके, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके अपॉइंटमेंट करते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्री एक्सेट्रा। All international treaties and agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of armed forces of India. But we should remember that the president only exercises all this power only on the advice of Council of Ministers. Article 74. Article 74 क्या बोलता है? That the president should perform his or her work on the advice of the council of minister। यानी कि ये जितने भी अपॉइंटमेंट किए, जितने भी डिसीजन लिए, ये जितने भी इन्होंने काम किए, ये सुप्रीम कमांडर हैं वो भी, और जो भी एग्रीमेंट्स हुए वो सब भले ही वो कर रहे हो, लेकिन नाम उनका हो, लेकिन किसके एडवाइस पे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर हिज advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it। यानी प्रेसिडेंट एक बार को बोल सकता है, अरे भाई इस पे कुछ सोच लीजिए, लेकिन अब दोबारा से अगर वही चीज वापस आ रही ना, तो उसको उस पे साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यानी कोई ज्यादा कुछ खास पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट becomes a law। अब ये देखिए, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration, but if parliament passes the bill again, she has to sign it। वही बात आ गई कि मान लो कोई कानून बनने वाला है, ठीक है, और वो कानून, बिल, मान लो कोई बिल है, वो कानून कब बन जाएगा, जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा, अपने साइन कर देगा। अभी के लिए राष्ट्रपति मना कर देता है साइन करने से, या फिर वो बोलता है भाई इस पर दोबारा से चर्चा कर लो, और अगर चर्चा के बाद में वही बिल वापस से आता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ेगा, वो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। हालांकि उनके पास में एक चीज जरूर होती है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की वो अपने उस बिल को अपनी जेब में रखेंगे और भूल जाएंगे। अब राष्ट्रपति इसको सवाल करने वाला नहीं है कि भाई तूने वो साइन क्यों नहीं किए, ऐसा कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। वो बोल देंगे मैं तो भूल गया, इसलिए इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है। जैसे हम काफी बार जेब में चीज रख के भूल जाते हैं ना, तो वही बोला जाता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। कैन शी डू एनीथिंग anything on her own at all? There is one very important thing she should do on her own: appoint the prime minister। मैंने आपको उस दिन बताया था कि दो पार्टियां हैं, दोनों में से किसी को क्या नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है, दोनों में से किसी को क्या नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली। तो
प्रेसिडेंट के पास में एक पावर होती है कि वो या तो पार्टी ए या पार्टी बी को बोल सकती है कि आप गवर्नमेंट बनाइए या फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, ठीक है। और लेकिन आपको क्या प्रूव करनी होगी, अपनी अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। तो ये पावर इनके हाथ में होती है, ठीक है। व्हेन अ पार्टी और कोalition of parties secures a clean majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys the majority support in the Lok Sabha. Okay. When no party or coalition gets the majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. Discretion यानी स्वयं विवेक, अपनी खुद की पावर, समझ। The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove a majority support in the Lok Sabha within a specified time. Okay. नाउ हमने अभी तक एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया, हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया। अब आता आपका जुडिशरी। Let us return one final time to story of memorandum that we started. This time let us not recall the story but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to be satisfactory and because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. हमने शुरुआत में पढ़ा था 11 जज की एक बेंच बैठी थी, ठीक है, इंदिरा सान केस में। ओके, और इन्होंने क्या बोला था कि ये जो 27% की डिमांड की गई है या बोला गया गवर्नमेंट द्वारा, ये सही है। ओके, सो वहां पर किसने निर्णय दिया था? अपना सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। Now let us see. Imagine what would have happened if following situation. If there was nothing like Supreme Court in India. अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट ही ना हो. If there was a Supreme Court, if it had no power to judge action of the गवर्नमेंट, यानी वहां पे सुप्रीम कोर्ट है लेकिन वो उसका कोई फैसला ही नहीं मान रहा, उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पास पावर भी है लेकिन कोई इस पर क्या नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा है। इवन इफ gave fair judgment if those who appealed against the government order did not accept the judgment। और कोई बोले मान चलो मैं नहीं मानता तुम सुप्रीम कोर्ट की बात, ऐसा कोई बोल दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर रहेगी? क्या हम न्यायपालिका को विश्वास कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया गया है? इन सभी क्वेश्चनों से बचने के लिए क्या किया गया? एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी बनाई गई। ओके, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। यानी सभी कोर्ट, चाहे वो छोटा छोटा मुंसिफदारी का कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, देश में जितने भी कोर्ट हैं वो सभी किसके पार्ट होते हैं? जुडिशरी के पार्ट होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट द लोकल लेवल। ठीक है, कोर्ट एंड द कोर्ट्स, इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड में कि इंडिया में जुडिशरी कैसी है, तो वो इंटीग्रेटेड है। इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द judicial administration in country, its decision are binding on all other courts of the country। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो पूरे भारत के कोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा? उस बात को मानना पड़ेगा। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से डिसीजन या डिस्प्यूट उठाता है, यानी कि उनकी जुरिस्डिक्शन कहां तक होती है? बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, between two or more state governments and between governments at the union and state level। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एफआर की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, बाकी दो राज्यों में लड़ाई है, दो राज्य सरकारों में लड़ाई है, दो राज्य सरकारों और सेंटर में लड़ाई है, लोगों के बीच में लड़ाई है, तो सबको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखता है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। सपोज कीजिए अभी जैसे राहुल गांधी का केस था, राहुल गांधी के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आपने किस बिहाफ पे उनकी सदस्यता रद्द की? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनके, अब सुप्रीम कोर्ट ने किसके डिसीजन को पलट दिया? हाई कोर्ट के। ठीक
ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर सकता है, डिसीजंस भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर के लिए हमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताता है, और आर्टिकल 226 इसके बारे में बताएगा, हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बताएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस मतलब कि वो किसी के दबाव में नहीं है, हालांकि कोशिश बहुत बार की गई है, इतिहास में ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां पर कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को दबाया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार किसी नए निर्णय के साथ में आया है। और क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट है, और देश किसके अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से उसने अपने आप को बार बार इंडिपेंडेंट करवाया है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जज को किसी के टुकड़ों में पलने की आदत है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद में दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट इन द ऑफ द लेजिस्लेचर and executive. India has achieved this. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister in consultation with Chief Justice of India. Okay. Now, in practice, it now means that senior judges of the Supreme Court select the new judges of the सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। यानी कि जज ही किसको सिलेक्ट कर रहा है, जजेस को सिलेक्ट कर रहा है। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट सारी जज कर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या चीफ जस्टिस कर रहा है, तो इंटरफेरेंस का तो उसको बहुत थोड़ा बच जाता है। ठीक है, once a person appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position। यानी कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बन गए, उसको नामुमकिन है हटाना। क्यों? उनके लिए भी आपको, जैसे हमने प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है आपका, इम्पीचमेंट है। ठीक है, तो सेम इम्पीचमेंट किसके लिए होता है, आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट ही करवाना होगा। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही हार्ड है, इतना इजी नहीं है। अ जज कैन बी रिमूव्ड only by impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy। ठीक है, यानी कि जैसे आपके राष्ट्रपति, अगर ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद आपके कल को किसी बड़े एग्जाम में पूछा सकता है कि क्या सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट यूज किया जाता है। आंसर है ना, हम किन के लिए यूज करते हैं, जजेस के लिए भी यूज करते हैं। ओके, द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ये किसके बारे में बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी गई है, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 13 के अंदर ये किसी भी लॉ किसका, लेजिस्लेचर द्वारा बना, उसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, नल और वर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल, इफ दे फाइंड सच ए लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द Constitution. Thus, they can only determine the constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country. When it is challenged before them, this is known as judicial review. Now, judicial review क्या होता है कि मान लो कोई लॉ बनाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर अपना व्यू देना, या फिर काफी बार इनके ही इनको ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। ये लोग अपने जो पहले के जजमेंट्स उनको भी संभाल के रखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो काफी बार पुराने जजमेंट्स का भी ये लोग यूज करते हैं किसी भी ऐसे को कि भाई उस जजमेंट में ये बोला गया था, तो आप ये कानून नहीं बना सकते। रिव्यू मतलब उस चीज को ओवरसी करना। ठीक है, ओवरसी मतलब यानी कि उसको दोबारा देखना। Now, the Supreme Court of India has also ruled that the core and basic principle of Constitution cannot be changed by the Parliament। एक बहुत फेमस केस हुआ था,
केशवानंद भारती केस, इस केस में बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा। ठीक है, और इस मूलभूत ढांचे को कौन नहीं चेंज कर सकता, कोई भी लॉ इस को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई भी कानून इसके अगेंस्ट में बनाया जाता है तो उसको एज पर आर्टिकल 13 क्या कर जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, नाउ the power and the independence of Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. Article 32, as per Article 32, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, या हमारी जुडिशरी क्या है, गार्जियन है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक remedy in case of any violation of their right. In the recent year, the court has given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. This is called public interest litigation. बहुत बार क्या होता है कि आप इसको पीआईएल भी बोलते हैं। पीआईएल क्या होता है कि मान लो ये कोई भी डाल सकता है, जरूरी नहीं कि जो पीड़ित है, पीड़ित इंसान इसको डालता है, नहीं, आपको दिख रहा है कि देश में गलत हो रहा है तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हो किसको, सुप्रीम कोर्ट के पास में। किसके थ्रू, आपको सिर्फ लेटर डालना है प्रॉब्लम बताते हुए। ऐसे लेटर जो आपकी प्रॉब्लम बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के नाम है, ठीक है, वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं उन्हें। ओके, the courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decisions. They check malpractices on the part of public officials. That is why judiciary enjoy a high level confidence among the people. ठीक है, और ये कोई भी अगर इंसान गलत कर रहा है तो आर्टिकल 32 में मैंने पता 5 रिट्स होते हैं हमारे पास, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। ये पांचों रिट्स ना सिर्फ औरों के खिलाफ हैं, ये खुद के लोगों के खिलाफ भी होती है। इसमें दो, सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन, ये कोर्ट्स के खिलाफ होती हैं। ठीक है, यानी कि इसने पूरा का पूरा दायरा बनाया हुआ है ताकि किसी के साथ में भी कोई क्या ना हो, गलत ना हो। ओके, सो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स में हम एक दिन वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरे क्वेश्चन आंसर से सब देखेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।